चलो बेटा, मॉडर्न इंडिया ख़त्म हो गई। अब सेकंड पेपर का दूसरा हिस्सा, विश्व इतिहास। ठीक है क्या? विश्व इतिहास, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई आईएएस में, ये खासकर, और यूपीपीसीएस में। बीपीएससी में तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट ऑप्शनल भर ही है, लेकिन आईएएस में और यूपीपीसीएस में ये ऑप्शनल के साथ साथ जीएस फर्स्ट पेपर का भी मुख्य परीक्षा में हिस्सा है। तो डे ऑफ फर्स्ट मैंने आपको यही समझाया था कि आप ऐसे विषय का चयन करें जो ऑप्शनल में आपको पे करे ही करे, साथ ही साथ जीएस में भी वो आपको मदद करे। तो इतिहास के लोकप्रियता का यही कारण है। एक तो ये सहज विषय है, समझ लो अच्छे से तो समझ में आता है। हाँ, फैक्ट तो हर विषय का होता है, इसका भी होता है। नंबर 2, जीएस में ये बड़ी हमें मदद देती है। तो विश्व इतिहास का जीएस के प्री में तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन विश्व इतिहास का जीएस के आईएएस और यूपीपीसीएस के मेंस के परीक्षा में पेपर फर्स्ट में 20, 30, 40 नंबर का तो आना ही आना है। तो यहाँ भी 50-100 नंबर लिख लो, ऑप्शनल में भी और मेंस में भी, जीएस में भी। तो इसमें देखो हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसमें से कुछ टॉपिक जीएस से बाहर हो जाएगा और ऑप्शनल में तो रहेगा ही। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पढ़ना है पुनर्जागरण, फिर प्रबोधन, फिर फ्रांसीसी क्रांति, फिर नेपोलियन, फिर अमेरिकी क्रांति, फिर अमेरिकी गृह युद्ध, फिर 7वां टॉपिक औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति एवं प्रभाव। ठीक है, फिर इटली एकीकरण। ठीक है, फिर जर्मनी एकीकरण। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध, फिर पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, फिर हम लोग पढ़ेंगे चीनी क्रांति। क्या पढ़ेंगे? चीनी क्रांति। ये मेन हमारा क्या है, टॉपिक है।
विश्व इतिहास का। कौन कौन सा टॉपिक है? पुनर्जागरण, प्रबोधन, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन, अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध, औद्योगिक क्रांति और उसका प्रभाव, इटली एकीकरण, जर्मनी एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और चीनी क्रांति। ठीक है, ये हमारा बेटा सिलेबस है। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे और विश्व इतिहास से आपको मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन लिखना होगा। चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दें, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दें और चाहे आप बिहार बीपीएससी दें। मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। और यदि ये तुम 12 टॉपिक करके जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुमको 3 क्वेश्चन फंसेगा। अब मैक्सिमम लिखना तो 2 ही है, मैक्सिमम। तो इससे आगे हाथ पैर नहीं चलाना। पहले इतना पे हाथ पैर चला लो, उसके बाद हाथ पैर चलाना। ठीक है ना? और परीक्षा पास करना है तो मिनिमम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, तभी आपका आउटपुट निकलेगा। आउटपुट मतलब जो क्वेश्चन है उसका जवाब आए। ज़्यादा पढ़ लोगे नॉलेज बिखर जाएगा, और नॉलेज जब बिखर जाएगा तो आप कभी भी क्वेश्चंस का उत्तर जो है वो सॉलिड नहीं दे पाओ। तो वो फिर हमेशा मेंस में आप रोना रोगे, सर 5 नंबर कट गया, 10 नंबर कट गया, इस बार इतना ही मिला, इस बार इतना ही मिला। तो वो सब नौटंकी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरा गारंटी है कि 12 टॉपिक में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन फंसेगा और आपको मैक्सिमम 2 ही लिखना है। ठीक है, तो वो ध्यान रखें। इसके लिए बुक कौन सी किताब रखना है, मैं 2 ही पुस्तक रेफर करूंगा। डॉक्टर दीनानाथ वर्मा और दूसरा जैन एन माथुर। इस 2 में से कोई एक बुक आप लेंगे, ये नहीं कि दोनों ले लिए। ठीक है ना रवि? एक ही खरीदना, नहीं तो जाके दोनों खरीद लेना है। एक जो आपकी मर्जी हो वो आप खरीदेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अभी जो अब आप लोगों को समझाएंगे वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। यदि आज की क्लास को तुम समझ गए तो ये समझना कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आज ही तुम समझ गए। बाकी तो बस हर चैप्टर के अंदर के चीज़ों को खोलना रह जाएगा। ठीक है, कि देखो विश्व इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है, या विश्व इतिहास का आधारभूत समझ क्या है। कि भाई अब हमारा सिलेबस तो शुरू होता है यूरोपीय पुनर्जागरण। नहीं, अभी तुमने लिखा, जानते भी हो, ये तो 14वीं शताब्दी की घटना है। अब आप स्वयं हमें बताएं, क्या उसके पहले
यूरोप का इतिहास नहीं रहा? क्या यूरोप का इतिहास 1400 ईस्वी से ही शुरू होता? और फिर पुनर्जागरण आ क्यों गया? तो इसलिए हमें प्राचीन यूरोपियन इतिहास को जोड़ते हुए पुनर्जागरण तक आना है। तो उसी से तुम समझोगे कि पुनर्जागरण के आगमन का कारण क्या है, और फिर उस पुनर्जागरण ने किस प्रकार से अन्य यूरोपीय घटनाओं को जन्म दिया, जिसे आप विश्व इतिहास में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, यूरोप का इतिहास जो है वो ग्रीक सभ्यता से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होती है? ग्रीक सभ्यता। नाम सुना होगा, पढ़े भी होंगे एनसीईआरटी में। ये 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। अर्थात जिस समय भारत में क्या चल रहा था? उत्तर वैदिक काल चल रहा था। उस समय यूरोप में ग्रीक सभ्यता चल रही थी। जैसे उत्तर वैदिक काल की सभ्यता लोह युगीन सभ्यता है, नगरीकृत सभ्यता है, उसी प्रकार यूरोप की ग्रीक सभ्यता क्या है? लोह युगीन नगरीकृत सभ्यता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं को देखो, यहीं से समझना कि भाई साहब ग्रीक सभ्यता में राजनीति कैसा रहा हो, साहित्य कैसा रहा हो, दर्शन कैसा रहा हो, विज्ञान की उन्नति कैसा रहा हो। इसी से हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये सभ्यता क्या रही। यदि हम राजनीति की बात करें तो ये नगरीकृत था। आपने एथेंस, आज भी यूनान की राजधानी है, स्पार्टा, कई नगरों का नाम सुना होगा, और यहाँ प्रतिनिधि मूलक संस्था का वर्णन हुआ है। इट मीन्स लोकतंत्र या गणतंत्र रहा होगा। अब ये हमें नहीं पता है कि वहाँ कैसे चुनाव होता था, कैसे क्या होता था, लेकिन नगरीकृत गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। उसी समय अपने भारत में भी आपने लिच्छवी गणराज्य, शाक्य गणराज्य, मल्ल गणराज्य का नाम सुना हो। तो उस समय देखिए भारत में भी नगरीकृत गणतंत्र था। महाजनपद का काल 600 ईसा पूर्व, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नगरीकृत गणतंत्रात्मक प्रणाली। यदि हम लिटरेचर्स की बात करें तो इस समय महान विद्वान होमर हुए थे। इन्होंने इलियड और ओडोसी नामक पुस्तक लिखा था। इसी सभ्यता में हेरोडोटस हुआ था,
जिन्होंने इतिहास प्रारंभ किया था लिखना, इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब इस इलियड और ओडिसी में बड़ी व्यापक स्तर पे ग्रीक सभ्यता का वर्णन है और हेरोडोटस ने बड़े बेहतरीन तरीके से ग्रीक सभ्यता के इतिहास का वर्णन किया है। यदि दर्शन के क्षेत्र में आए तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये सारे दार्शनिक इसी ग्रीक सभ्यता में पैदा हुए। जिसमें सुकरात पहला व्यक्ति है जिसने स्पष्ट कहा है कि ज्ञान पर बल डालना चाहिए। अरस्तु ने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है और प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिका में राजनीतिक विषयों का विस्तार से चर्चा किया है। तो यदि हम विज्ञान के क्षेत्र में आए तो इसी समय आपने यूक्लिड का ज्यामिति, पाइथागोरस प्रमेय और आर्किमिडीज का झाग उत्प्लावन सिद्धांत को आपने पढ़ा हो। अब आपने यूक्लिड का ज्यामिति भी पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, आर्किमिडीज का झाग उत्प्लावन विधि भी पढ़े। अब यदि ग्रीक सभ्यता के राजनीतिक, साहित्य, दर्शन और विज्ञान, इन सारे चीज़ों का क्या करें, हम अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि ये एक केंद्रीकृत, आर्थिक रूप से मजबूत सभ्यता है जहां मानव अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान पर बल डाला गया है। अब देखो, सभ्यता कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मजबूत हो, अंत में पतन तो होता ही। तो ग्रीक सभ्यता के पतन के बाद यूरोप में रोमन सभ्यता का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? रोमन सभ्यता का। ये लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, मतलब लगभग 1000 वर्ष तक अपने यूरोप में केंद्रीकृत राज्य के रूप में स्थापित रहा। रोमन साम्राज्य अपने विस्तार के लिए जाना जाता है। लगभग ये पूरे के पूरे यूरोप के साथ साथ कुछ भाग एशिया तक भी इसका विस्तार था, रोमन साम्राज्य का। इस साम्राज्य का सबसे महान शासक सीजर हुआ है। आपने यदि शेक्सपियर्स की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जैसे कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, वैसे ही
जूलियट सीजर का नाम सुना होगा, कुछ बच्चे ने पढ़ा भी होगा, उसे पढ़ने का फुर्सत कहाँ है, अपना सिलेबस तो पढ़ ही नहीं पाते हो, और क्या पढ़ना है ये पता ही नहीं है कि ये क्या तुम नाटक पढ़ोगे। तो ये सीजर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था। इसी रोमन साम्राज्य के साथ मौर्य काल में हमारा व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, जो गुप्त काल तक चल गया। देखिए, हमारे यहाँ भी मौर्य वंश 300 ईसा वर्ष पूर्व पहले शुरू हुआ था और लगभग 500 ईस्वी तक गुप्त काल बना रहा, और इसी रोमन साम्राज्य से सोने का आयात भारत होता था, और इसके एवज में भारत उसे मसाला, मलमल के कपड़े, सूती कपड़े, हाथी दांत के आभूषण एवं अन्य धातुओं के आभूषण निर्यात करते थे। इसी रोमन साम्राज्य के व्यापार के कारण भारत सोने की चिड़िया बनी थी। लेकिन इस रोमन साम्राज्य का भी पतन हुआ